हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भगवान सागर और आप जुड़ चुके हैं सेंटेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, अब तो आपने पढ़ना शुरू कर दिया होगा क्योंकि चैप्टर जो 2 था आपका वो कंप्लीट हो चुका है और उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के ओलंपियाड्स के क्वेश्चन है वो आज से हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अगर अभी भी आपने पढ़ना शुरू नहीं किया तो जल्दी करिए, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ज़्यादा आप लॉस में होंगे। तो वैसे आप हो सकता है बाद में कवर भी कर ले, लेकिन हम यहाँ पर जो कोर्स कर रहे हैं वो प्री फाउंडेशन का कर रहे हैं। तो प्री फाउंडेशन में आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि आप एक ही टॉपिक को लेकर बार बार रिवाइज़ करते रहें। आप बोर्ड के हिसाब से तैयार कर सकते हो, लेकिन जो प्री फाउंडेशन लेवल होगा उसमें फिर आप उस तरीके से साथ में नहीं चल पाओगे जिस स्पीड से हम आगे कोर्स को लेकर जाएंगे। तो अच्छे से पढ़िए। और मैंने बता दिया था कि किस तरीके से ओलंपियाड्स का पैटर्न होता है, कितने पार्ट्स में जो आपका पेपर होगा वो डिवाइडेड होगा और किस टाइप से डिवाइड होगा और उसमें कितने कितने मार्क्स होंगे, कितना टाइम मिलेगा, सब कुछ हम डिस्कस कर चुके थे। उसके बारे में डिटेल डिस्कस के लिए एक वीडियो होगा जो सभी क्लास के लिए अवेलेबल होगा, वो जल्दी आपके ग्रुप पर शेयर कर दिया जाएगा। तो उससे भी देखना, उससे काफ़ी सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगे कि आपको प्री फाउंडेशन कोर्स कहाँ कहाँ हेल्प करता है। अभी देखो हमारे सामने बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ जो प्रीवियस ईयर ओलंपियाड्स में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 33 एंड 264 रेस्पेक्टिवली। व्हेन द फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द कोसेंट इज 33, द अदर नंबर इज। उसके लिए ऑप्शन है 66, 130, 132 एंड 196। तो हमने जब लास्ट टॉपिक पढ़ा था एक्सरसाइज का, उस टाइम पे हमने देखा था कि हम एक रूल होता है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो HCF एंड LCM का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, प्रोडक्ट होता है, वो किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ नंबर्स। यानी कि जिनके लिए HCF और LCM फाइंड किया, जिन नंबर्स के लिए, जिस पेयर के लिए, उसका जो प्रोडक्ट होगा वो इनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके पहले। तो अब ये इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। थोड़ा सा वहाँ पर जैसे आप क्वेश्चन करते हो उससे थोड़ा सा मतलब इसको एक प्रकार से मॉडिफाई कर दिया गया है, क्वेश्चन को एक अलग टाइप का क्वेश्चन बना दिया गया। तो यहाँ पर देखो आप कि आपके पास जो पहले तो आपको क्या फाइंड करना है, जो अदर नंबर होगा वो फाइंड करना है। अच्छा, तो पहले वाला नंबर कितना है? तो पहले वाला नंबर भी हमें गिवन नहीं है, उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। डिवाइडेड बाय 2 द कोसेंट इज 33। ठीक है, अब हमें पता है कि HCF कितना है? 33 एंड LCM कितना है? 264। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा? फर्स्ट नंबर के मल्टीप्लाई सेकंड नंबर के। अब यहां पर आप देखो कि आपका फर्स्ट नंबर क्या है, आपका फर्स्ट नंबर क्या है। तो फर्स्ट नंबर के लिए हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो क्या है? डिवाइडेड बाय 2 द कोसेंट इज 33। तो अब इसके लिए आप डिवीजन रूल पर चलिए। तो डिवीजन रूल क्या होता है? आपका जो डिविडेंड होगा, डिविडेंड कितना है यहाँ पर, जो आपका नंबर है वो हमें फाइंड करना है अभी। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर कितना है? डिविजर है यहाँ पर 2, फिर मल्टीप्लाई होता है किससे? कोसेंट से, और फिर प्लस में क्या रहता है आपका? रिमाइंडर। क्या रहता है? रिमाइंडर। यही तो आपका डिवीजन रूल कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू जो भी आपका कोसेंट होगा प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये डिवाइडेड हो रहा है 2 से, कंप्लीटली डिवाइडेड है। इसका मतलब यहाँ पर रिमाइंडर हमें गिवन नहीं है। रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो डिविडेंड कितना हो गया? 2 × 33, इसको बोल सकते हैं 66।
चाहो तो आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं कैलकुलेशन के लिए, लेकिन नंबर जो आपका है फर्स्ट नंबर वो कितना है 66 और सेकंड नंबर हमें फाइंड करना है। तो ये नंबर लिख लो आप कहाँ पर, यहाँ पर 2 × 33 या 66 लिखो कुछ भी। अब हमें फाइंड कौन सा नंबर करना है, ये वाला नंबर। तो जो रिमेनिंग नंबर्स हैं उनको हम दूसरी साइड में ले आएंगे। तो यहाँ से देखोगे आप कि जो आपका सेकंड नंबर होगा, इसको भी आप चाहे तो किसी भी x y किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर किससे डिनोट कर दिया, मान लो मैंने इसको कर रहा हूँ, जैसे मान लो x से डिनोट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, x = 33 × 264 / 2 × 33। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर 33 से 33 को काट सकते हैं आप यहाँ पर। तो अब आप यहाँ पर इजीली सॉल्व कर पाएंगे कि ये यहाँ से 2 1 टाइम 2, 2 3 टाइम 6 एंड 2 2 टाइम्स 4। तो आपका आंसर आ गया 132। अब आपको मालूम भी चला होगा कि मैंने इसको इसी फॉर्म में क्यों रहने दिया 2 × 33, क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन हमें मतलब कम टाइम लगता है और कुछ भी उसका मकसद नहीं था, केवल यहाँ पर कैलकुलेशन में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो, तो उसको उसी फॉर्म में रख लिया था। तो आप लगभग हर क्वेश्चन में इस टाइप की चीज़ें कर सकते हैं कि अगर आपको पहले से उनके फैक्टर्स मालूम है और आपको उनको उसी तरीके से यूज़ में लेना है कहीं मल्टीप्लिकेशन वगैरह में, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उनको फिर से आप मल्टीप्लाई करें, फिर से डिवाइड करें, आप उनको फैक्टर फॉर्म में ही रहने दे सकते हैं। तो ये थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखानी होती है यहाँ पर, जहाँ पर आप फाउंडेशन की बात कर रहे हो वहाँ पर आपको बहुत कम टाइम मिलता है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम का टाइम मिलता है, आपको उसी टाइम पीरियड में करना होता है। अभी आप बात करोगे कि मैंने तो यहाँ पर कम से कम 5-6 मिनट ले लिए, तो उसका रीज़न है आपको समझाने के लिए। अदरवाइज़ ये क्वेश्चन आपको 30 से 40 सेकंड में आप इसको ईजिली सोल्व कर सकते हो। अगर आपको मेथड पता है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी यहाँ पर क्वेश्चन करवाए जाएँ उनको ऑब्जर्व करते रहिए और आपको जो सीट दी जाएगी उससे क्वेश्चन को लगातार ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए कम से कम टाइम में। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, उसके बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले होगा। तो अभी यहाँ पर देखिए आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिस्प्ले हो चुका है। यहाँ पर क्या लिखा है, एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स x एंड y वेयर x > y इज 161, द वैल्यू ऑफ 3y - x इज -2 -1 1 एंड 2। तो यहाँ पर आपको दिया है कि एलसीएम किसके लिए, प्राइम नंबर्स के लिए। अब जब हम प्राइम नंबर की बात करते हैं तो उसका एलसीएम हमें पता होना चाहिए कि अगर दोनों ही नंबर प्राइम नंबर है तो उनका एलसीएम उनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। ऐसा क्यों होगा, जैसे मान लो आपका एक नंबर है 3 और एक नंबर है 5, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी प्राइम नंबर होंगे उनके फैक्टर्स नहीं हो सकते। अब जब फैक्टर नहीं हो सकते तो कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं मिलेगा। पहली बात तो दोनों नंबर डिफरेंट है, प्राइम नंबर है, और जब दोनों नंबर डिफरेंट है तो उनके फैक्टर भी नहीं हो सकते। अब फैक्टर नहीं हो सकते तो उनमें कॉमन फैक्टर कहाँ से होगा, कॉमन फैक्टर तो जब होगा ना जब पहले फैक्टर हो, बिना फैक्टर के कॉमन फैक्टर कहाँ से होगा। तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि प्राइम नंबर की जब हम बात करेंगे तो उनके लिए फैक्टर नहीं होगा। ये चीज़ें आपको बार बार ऐसा नहीं है कि आपको सिखाई जाती है, आपको ये चीज़ें क्वेश्चन को पढ़कर समझनी होती है। जैसे मान लो आप कभी कह सकते हैं कि सर ये तो कहीं फॉर्मूले में था ही नहीं प्राइम नंबर, तो ये चीज़ें आपको लॉजिकली सीखनी होती है, आपको प्रैक्टिस से समझ में आती है कि अच्छा ऐसा होता है। तो यहाँ पर हम बात करें कि प्राइम नंबर्स के लिए जो एलसीएम होगा 161 वो दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन से आएगा, x × y, क्योंकि दोनों नंबर क्या दिए हैं, एक नंबर के लिए x लिखा हुआ है, दूसरे के लिए y लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखें कि हम क्या बता सकते हैं कि कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा तो कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर गिवन है कि x > y, तो क्या करें, तो हम ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, हमारे पास पहला प्राइम नंबर है 2, तो आपको मालूम है कि 2 से तो ये डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 2 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट में 0 2 4 6 8 ऐसा कोई डिजिट होना चाहिए था।
तो हम उसके लिए तो चेक ही नहीं करेंगे, हम चलते 3 पर। 3 पर जब हम चलेंगे तो 161 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 टाइम्स 15, रिमेनिंग 11, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 3 टाइम 9 एंड 3 4 टाइम 12, तो ये डिविजिबल है नहीं। इसका मतलब अब हमें 5 के लिए चेक करना होगा, और 5 के लिए चेक करते टाइम पे हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि 5 के लिए जो लास्ट डिजिट है, यूनिट डिजिट है, वो 0 और 5 होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है यहाँ पर, तो हम नेक्स्ट डिजिट से चेक करते हैं। नेक्स्ट डिजिट हमारे पास है 7, तो 7 के लिए जब चेक करेंगे यहाँ पर तो 7 2 टाइम्स 14, रिमेनिंग 2 एंड 1, 7 3 टाइम 21। तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल गई किसकी, जो पहली वैल्यू है वो मिल गई। जैसे मान लो यहाँ पर ये देखो पहले तो कि एक नंबर हमारे पास क्या मिल गया 7, ठीक है, और एक 23, क्योंकि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से ही आने वाला है ये नंबर 161। कोसेंट और डिविजन के मल्टीप्लिकेशन का इक्वल होता है क्या, डिविडेंड। तो हमें पहले से मालूम है कि ये डिविडेंड किसका मल्टीप्लिकेशन है, एक्स एंड वाई का। तो यहाँ पर जो डिविजन और कोसेंट आप इनको भी किस फॉर्म में ले सकते हो, एक्स एंड वाई की फॉर्म में। अच्छा, तो यहाँ से अब एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि यहाँ पर जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसका इम्पोर्टेंस है। यहाँ पर क्या है, एक्स ग्रेटर देन वाई, यानी कि जो बड़े वाला नंबर है वो हमें क्या मानना है, एक्स। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 23 और वाई इक्वल्स टू 7। इतना हमें समझ में आ गया कि हमारे पास एक्स एंड वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है। यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है, वेरिएबल एक्सप्रेशन, वो क्या लिखा हुआ है, 3y माइनस एक्स, 3y माइनस एक्स। वाई की वैल्यू पुट करो यहाँ पर 3 इंटू 7 माइनस 23, ये होगा आपका 21 माइनस 23। और जब पहला नंबर स्मॉलर और दूसरा ग्रेटर हो तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, नेगेटिव वैल्यू। कितनी आएगी, 23 और 21 से आपके पास वैल्यू आएगी -2। तो -2 वाला ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, ये वाला। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व होते हैं। यहाँ पर आपको हर एक जो टाइम लिखी हुई है उसका कुछ ना कुछ मीन होता है। ऐसे ही नहीं है कि आपको कुछ भी लिखा हुआ मिला है, जैसे एक्स नॉट इक्वल टू लिखा हुआ 0 लिखा हुआ मिल जाए कहीं पे एक्स ग्रेटर देन वाई या वाई ग्रेटर देन एक्स। तो कई बार तो ये मीनिंगलेस भी होते हैं कि वहाँ पर इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती आपको सॉल्यूशन के टाइम पे, लेकिन कई बार इनकी ज़रूरत होती है, इसलिए इनको भी ध्यान में रखते हुए चलना होता है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले हुआ है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बहुत ही लॉजिकल होना पड़ता है, बहुत ही चीज़ें ऑब्जर्व करनी होती है क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम पे। ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, कैलकुलेशन की और आंसर आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसीलिए तो इनका लेवल आपके जो बुक का लेवल होता है उससे थोड़ा सा हाई होता है। वैसे अगर आप एक बार करने लगोगे तो आपके लिए बहुत चीज़ें ईजी होंगी यहाँ पर, लेकिन आपको लॉजिकल होना पड़ता है यहाँ पर। खुद से आपको काफ़ी सारी चीज़ें खुद से ऑब्जर्व करनी होती हैं। आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन होंगे वो, लेकिन क्वेश्चन में इस फॉर्म में गिवन होगी कि आप उनको ऑब्जर्व करके आप कैलकुलेट कर सकें। अब पहले तो हम जब हमारे पास LCM इस फॉर्म में है और नंबर इस फॉर्म में गिवन है, यहाँ पर क्या लिखा है, SCF ऑफ 32403600 एंड ए थर्ड नंबर क्या है यहाँ पर अभी हमें मालूम नहीं है, अननोन नंबर है, इज 36। तो SCF कितना है यहाँ पर 36 एंड देयर LCM 2 to the power 4 into 3 to the power 5 into 5 to the power 2 into 7 to the power 2। तो ये हमारे पास LCM है, SCF है और कुछ नंबर्स गिवन है। तो पहले हम सबको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि LCM तो इस फॉर्म में, नंबर भी इस फॉर्म में आना है हमारा, लेकिन ये जो 3 नंबर यहाँ पर गिवन है ये उस फॉर्म में नहीं है अभी, तो इनको कन्वर्ट कर लेते हैं पहले।
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो आप 3240 के लिए यहाँ से जब आप करना शुरू करोगे 2 16 2 2 405, फिर यहाँ से 3 1 टाइम्स एंड 3 टाइम्स 5 टाइम्स, फिर 3 4 टाइम्स एंड 5 टाइम्स, फिर 3 एंड तो आपके पास जो 3240 के लिए जो फैक्टर्स आए वो क्या आ गए, 2 की पावर कितनी है यहाँ पर 3 के लिए 1 2 3 एंड 4 एंड 5, ये तो हो गया आपका पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या है 3600। तो इसका जब आप फैक्टराइजेशन करते हो तो 3600 के लिए यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 2 2 यहाँ से आप चाहते तो यहाँ से भी क्या हो सकता है, पहले यहीं से देखो 2, यहाँ से क्या होगा 225 3 7 एंड 5 3 25 5 5 5 एंड 1। तो इसके लिए देखो आप क्या हो गया आपके पास 2 की पावर कितनी होगी 1 2 3 एंड 4, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। अब ये तो हो गया कि हमारे पास ये जो 2 नंबर हमारे पास गिवन थे। अब इधर देखो एलसीएम किस फॉर्म में लिखा हुआ है 2 4 3 5 5 2 एंड 7 2, और एचसीएफ कितना हमारे पास 36, तो उसके भी फैक्टर कर सकते हो 2 18 2 9 3 3 एंड 3 1। तो यहाँ से इसके फैक्टर जब आप देखोगे तो 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। अब देखो हमें ये मालूम है कि जो एचसीएफ होता है वो जो भी नंबर गिवन होंगे उनके फैक्टर में जो लीस्ट पावर होगा उसको यूज़ करके बनाया जाता है, ठीक है। और जो एलसीएम होता है वो ग्रेटेस्ट पावर को यूज़ करके बनाया जाता है। तो अब यहाँ पर देखो कि इन दोनों नंबर में 7 स्क्वायर है क्या कहीं पर, इन दोनों नंबर में 7 स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब ये कहीं तीसरे नंबर में तो होगा ही होगा, तीसरे नंबर में तो 7 स्क्वायर होगा ही होगा, क्योंकि हमें क्या लेना था ग्रेटेस्ट पावर एलसीएम के लिए। तो इसका मतलब 7 स्क्वायर दूसरे नंबर में कहीं ना कहीं अवेलेबल था। तो देखो इसी वजह से आपको हर ऑप्शन में 7 स्क्वायर तो मिल ही रहा है, ठीक है। अब तीसरे नंबर में 5 की पावर कितनी होगी, तो 5 की पावर देखो यहाँ पर कितनी है 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी क्या लिखी हुई है 2। इसका मतलब तीसरे नंबर में 5 की पावर अवेलेबल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर अवेलेबल हो सकती है तो 5 स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो उसका अभी हम कह नहीं सकते कितनी होगी।
तो 7 स्क्वायर की बात तो हमारे पास क्लियर है कि इतना होगा ही होगा। अब देखो यहाँ पर एलसीएम में क्या लिखा हुआ, 3 की पावर कितनी लिखी हुई है 5, लेकिन यहाँ पर देखो नहीं यहाँ पर 5 है नहीं यहाँ पर 5 है, दोनों में 5 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 की पावर 5 तीसरे नंबर में होगी शायद, क्योंकि हाईएस्ट पावर यूज में लेनी थी। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, और हमें यूज में लेनी थी हाईएस्ट पावर। इसका मतलब जो हाईएस्ट पावर थी वो कितनी थी 3 टू द पावर 5। अब देखो यहाँ पर ऐसे ऑप्शन हमारे पास 2 हैं जहाँ पर 3 टू द पावर 5 है, क्योंकि इन दोनों में तो 3 टू द पावर कुछ है ही नहीं। अब इसके बाद देखो कि 2 की पावर के लिए देखो यहाँ पर क्या है 2 स्क्वायर और यहाँ पर क्या है 2 क्यूब, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन तो हमारे रॉन्ग हो गए। पहले ये देखो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे रॉन्ग हो गए। अब इन दोनों में देखो कि 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है 3, लेकिन यहाँ पर कितनी गिवन है 2 की पावर, सॉरी यहाँ पर देखो कि 2 की पावर मैक्सिमम कितनी गिवन है 4, और यहाँ पर भी 2 की पावर कितनी गिवन है मैक्सिमम 4। इसका मतलब हम यहाँ से तो एलसीएम से तो नहीं बता सकते कि 2 की पावर मैक्सिमम कितनी होगी। अब हम एचसीएफ में चलते हैं, क्योंकि हम मिनिमम पावर देख लेते हैं अगर मैक्सिमम से नहीं मिल रहा आंसर तो मिनिमम कितनी है, मिनिमम है 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो 2 की पावर 4 थी, यहाँ पर 3 थी, इसका मतलब मिनिमम पावर तो किसी तीसरे ऑप्शन में रही होगी। तो तीसरे ऑप्शन में मिनिमम पावर कितनी होगी 2 का स्क्वायर। तो ऐसा आंसर हमें कहाँ मिल रहा है, ऐसा आंसर हमें मिल रहा है इस वाले ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ पर तो देखो 2 की पावर कितनी है 3। तो आपने देखा है इसको कि कितना लॉजिक यहाँ पर हमें यूज़ करना है। आप बिना ऑब्जर्व किए हुए हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करना है आपको, इसको भी ऑब्जर्व करना है, 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 और साथ साथ में आपको ऑप्शंस को भी ऑब्जर्व करना है। वैसे ऑप्शंस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आप इनको ऑब्जर्व करो, लेकिन इन चारों चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना होगा, उससे आपके पास आएगी वैल्यू ये वाली। तो यहाँ से कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो आपको कितना लॉजिकल होना पड़ेगा। आपको नहीं समझ में आया हो एक बार में ये, तो आप वीडियो को रिवर्स करके फिर से देख सकते हैं, तो आपको शायद कुछ ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। आप इसको पॉज करना वीडियो को और इसको नोट कर लेना, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, 2 pencils are 24 centimeter under 42 centimeter. If we want to make them of equal size, then minimum number of similar pencil is. यहाँ पर ऑप्शन है 6, 11, 12 एंड नन ऑफ दीज। तो बहुत आसान क्वेश्चन आप इसको खुद से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको केवल दोनों नंबर का क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, अब इसका आंसर आप फाइंड करने के बाद यहाँ पर ए बी सी एंड डी जो ऑप्शंस गिवन है इनको आप चूज़ करके जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर आप इसको कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या है 6, 11, 12 एंड नन ऑफ दीज। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि यहाँ पर पूछा क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ सिमिलर पेंसिल। तो मिनिमम नंबर में आप ऐसा नहीं है कि आप उसका एचसीएफ फाइंड करने के बाद केवल ये बोल दे कि ये नंबर होगा, आपको जो टोटल नंबर होंगे वो भी बतानी है। आपको केवल एचसीएफ फाइंड नहीं करना, एचसीएफ फाइंड करने के बाद आपको वहाँ से जो नंबर होंगे कि अच्छा तो इतने पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है, इसके बाद आप उनको ऐड करके नंबर्स बताओगे। जैसे यहाँ पर मान लो आपको मिल जाए एचसीएफ मान लो 2 मिल जाए, तो इसको मान लो यहाँ पर मान लो 2 में हो रहा है और ये 3 में डिवाइड हो रहा है, तो 2 एंड 3 कितना हो जाएगा फिर 5। तो इसको आपको खुद से कैलकुलेट करके आपको इसका आंसर ऑप्शन में बताना है। उससे पहले हमारे पास 2 सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, जहाँ पर हम सब्जेक्टिव टाइप के क्या, जहाँ पर हमें स्टेटमेंट गिवन है, वो स्टेटमेंट मैं पढ़कर सुनाता हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग उनके आंसर मैं बताता हूँ, यहाँ पर डिस्कस करता हूँ आपके साथ। तो यहाँ पर हमारे पास
जो पहला क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला, उसमें लिखा हुआ है इफ़ x बी ए रैशनल नंबर एंड y बी एन इरेशनल नंबर, यानी कि x तो क्या है, एक रैशनल नंबर, और y क्या है, एक इरेशनल नंबर। अब इस कंडीशन के साथ हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है, अब आपको बताना उनमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। पहला जो स्टेटमेंट है, बोथ x प्लस वाई एंड एक्स वाई आर नेसेसरीली इरेशनल, तो नेसेसरी कौन सा इनमें से इरेशनल होगा, x प्लस वाई होगा या फिर एक्स वाई होगा। तो ये देखिए आप कि ऐसा तो होगा ही होगा, ऑलवेज वो इरेशनल हो, तो ऐसा कौन सा हो सकता है। जैसे x प्लस वाई के लिए हम जैसे ऑब्जर्व करें तो मान लो एक नंबर है हमारे पास √2 और एक नंबर है √3, तो ये तो क्या होगा, ऑलवेज इरेशनल होगा। ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप मान लो सिमिलर नंबर हो √2 प्लस √2, ठीक है, तो यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा 2√2, जो कि क्या होगा, एक इरेशनल नंबर। तो x प्लस वाई तो क्या होगा, नेसेसरली इरेशनल। अब एक्स वाई देखो, जब यही कंडीशन होती, लेकिन यहाँ पर तो क्या लिखा हुआ है, एक चीज़ और देखो, यहाँ पर एक मिस्टेक की है मैंने, एक नंबर क्या रैशनल है, एक इरेशनल है, तो √2 एंड जैसे मान लो यहाँ पर होता 3, या इस तरीके से लिखो इसको 3 प्लस √2, तो 3 तो क्या है रैशनल और √2 क्या है इरेशनल, तो इनका सम हमेशा क्या होगा, एक इरेशनल ही होगा, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं आप इसका, 3 इंटू √2, तो क्या होता 3√2, जो कि क्या होता इरेशनल। बट यहाँ पर एक कंडीशन आपके पास ऐसी होगी जहाँ पर ये नंबर रैशनल हो जाएगा। वो कौन सी कंडीशन होगी, जब आप यहाँ पर 0 करते हो, जब आप यहाँ पर 0 कर दो तो उस केस में ये क्या बनेगा 0, जो कि क्या है, एक रैशनल नंबर। तो x प्लस वाई तो हमेशा क्या होगा, ऑलवेज इरेशनल, ठीक है। और ये क्या होगा, रैशनल भी हो सकता है या फिर इरेशनल भी हो सकता है। तो एक बार फिर से मैं जो भी 4 ऑप्शन है वो पढ़कर सुनाता हूँ, आप उनमें से खुद से ही बता दोगे कि कौन सा इनमें करेक्ट आंसर है। पहला स्टेटमेंट है, बोथ x प्लस वाई एंड एक्स वाई आर नेसेसरली इरेशनल, तो ऐसा तो नहीं है, नेसेसरी तो नहीं है यहाँ पर कि ये इरेशनल ही होगा या रैशनल ही होगा। सेकंड है कि बोथ x प्लस वाई एंड एक्स वाई आर नेसेसरली रैशनल, तो ये तो कभी भी रैशनल नहीं होगा, ठीक है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। थर्ड ऑप्शन है एक्स वाई इज नेसेसरली इरेशनल बट एक्स प्लस वाई कैन बी आइदर रैशनल और इरेशनल। अब इसने अपोजिटिव स्टेटमेंट लिख दिया, इसने बोला कि एक्स प्लस वाई तो हमेशा क्या होगा इरेशनल, लेकिन ये रैशनल भी हो सकता है इरेशनल भी हो सकता है। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, एक्स प्लस वाई इज नेसेसरली इरेशनल बट एक्स प्लस वाई कैन बी आइदर रैशनल और इरेशनल। तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो इसके अकॉर्डिंग है कि x प्लस वाई तो नेसेसरली क्या होगा इरेशनल और एक्स वाई क्या होगा रैशनल और इरेशनल, कुछ भी हो सकता है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का, वहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस होल्ड। अब आपको इनमें से बताना है कि कौन से ऑप्शंस होंगे। ऑप्शंस आगे गिवन है, उससे पहले 2 स्टेटमेंट हैं। 2 स्टेटमेंट कौन कौन से, पहला स्टेटमेंट लेट x इज इक्वल्स टू p बाई क्यू बी ए रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n where mn are non-negative integers, then x has a decimal expansion which is non-terminating and repeating। तो ये हमने एक
जो थ्योरम पढ़ी थी उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि अगर आपका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में नहीं हो 2 to the power m इंटू 5 to the power n, अगर आपका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में नहीं है तो कैसा होगा जो आपका नंबर मिलेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो यही तो लिखा हुआ है स्टेटमेंट ये, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट क्यों लिखा हुआ उसके लिए भी हम ऑप्शंस देखने वाले हैं, लेकिन पहले ये स्टेटमेंट क्लियर समझ में आ गया कि ये स्टेटमेंट हमारे पास लिखा हुआ है और वो करेक्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अब दूसरा ऑप्शन है कि 64/455 64/455 इज ए टर्मिनेटिंग। इसके लिए क्या लिखा हुआ है कि ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग के लिए तो क्या होना चाहिए, इस फॉर्म में लिखा हुआ होना चाहिए। अगर ये इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ था उसके लिए क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ तो उसके लिए क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग। तो ये इस फॉर्म में है क्या, 455 इस फॉर्म में है क्या। तो देखो इसको, इसके फैक्टर करोगे आप जब 455 के, तो यहाँ से जब आप 5 से इसको डिवाइड करते हो तो यहाँ पे आपको मिलेगा 5 9 टाइम 45 एंड 91। अब 91 तो 5 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा बनेगा इसका, 7 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 7 1 टाइम 7 एंड 7 3 टाइम 21 और उसके बाद 13। तो यहाँ से इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं, इसके 5 × 7 × 13। तो ये इस फॉर्म में है ही नहीं, तो ये टर्मिनेटिंग कैसे हो गया, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होना चाहिए था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब इसके लिए ऑप्शंस भी ऐसे दिए हैं, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। फिर सेकंड ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। थर्ड ऑप्शन है बोथ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड बोथ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि जो पहला स्टेटमेंट ही था क्या था वो, कि ये जो स्टेटमेंट था फर्स्ट वाला वो तो क्या था, ट्रू, और सेकंड वाला क्या है, फॉल्स। अब आपको ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए क्या करना हो तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या करना है, आपको इसको सोल्व करना है और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है हमें। आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं और तब उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सा। अब देखो जो बोर्ड पर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसको आपको सोल्व करना है, बहुत ही ध्यान से करना है सोल्व, बहुत ही आपको लॉजिक से यहाँ पर यूज करने हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 45 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। पहले इस लाइन को आप लिख लो कि जो एलसीएम है वो किसके इक्वल है, 45 टाइम्स ऑफ एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ का कितना है, 45 टाइम्स है क्या एलसीएम। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसानी रहेगी अगर हम कुछ इस तरीके से लिख लें, एलसीएम को हम एल ही लिख लेते हैं और एचसीएफ को हम एच ही लिख देते हैं। इससे क्या होगा, हम इसी के अकॉर्डिंग वैल्यू आगे पुट करते जाएंगे। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 125, अब एक जो नंबर है यहाँ पर कितना है 125 और दूसरा नंबर अभी हमें फाइंड करना है, एंड द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो यहाँ पर देखो एलसीएम को और एचसीएफ को ऐड करना है हमें और उससे क्या मिलने वाला है 1150। कितना है 1150। अब हमें पहले तो सेकंड नंबर फाइंड करना है यहाँ से। तो देखो मैं इस एल की जगह ये लिख सकता हूँ क्या, इक्वेशन सॉल्व की होंगी आपने 9th क्लास में 8th क्लास में। तो यहाँ पर देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2।
ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है जब आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, जहाँ पर ऑप्शंस गिवन है वहाँ पर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अगर सब्जेक्टिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पर आपको लिखने की ज़रूरत पड़ती है, तो लिख सकते हैं आप। इसके बाद देखो, जब मैं यहाँ पर 45H लिखता हूँ और 1H मेरे पास पहले से है, तो इनका सम कितना होगा 1150। अब देखो ये जो कंप्लीट है ये कितना हो गया 46H, 45 ये और 1 ये, तो 46H हो गया। दूसरी तरफ गया 1150। अब यहाँ से मैं अगर चलता हूँ तो यहाँ से 46 को मैं लेकर चला जाता हूँ उधर, कुछ इस तरीके से। अब देखो 46 भी 23 से डिविजिबल है और 1150 भी, क्योंकि 23 5 टाइम्स कितना होता है 115, तो यहाँ पर हो जाएगा 50, और 23 2 टाइम्स कितना होगा 46, और इसको और ज़्यादा सोल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 25। तो यहाँ से जो हमारा h की वैल्यू है वो कितनी आ गई 25। अब ये जो h की वैल्यू है इसको हम यहाँ पर रख दें तो हमारे पास क्या बनेगा, L प्लस h की वैल्यू 25 इक्वल्स टू 1150। इस 25 को इधर लेकर जाओ तो L क्या हो जाएगा 1150 माइनस 25, और यहाँ से आ जाएगा L इक्वल टू 1125। अब देखो हमारे पास h की वैल्यू भी आ गई और L की वैल्यू भी आ गई। अब जब h की वैल्यू और L की वैल्यू आ गई तो हमें मालूम है कि L और h का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, जो गिवन नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल। तो यहाँ पर देखो L मल्टीप्लाइड बाई H इक्वल्स टू, यहाँ पर फर्स्ट नंबर के लिए मैं F लिख देता हूँ और सेकंड नंबर के लिए S लिख देता हूँ, ठीक है। तो L की वैल्यू कितनी गिवन है, कितनी आई है हमारे पास 1125 इंटू H की वैल्यू 25 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म कितनी दी हुई है 125 इंटू सेकेंड टर्म। अब इस 125 को भी आप इधर ले आओ, तो जब आप इधर लाते हो तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा 1125 इंटू 25 अपॉन 125। अब आपको मालूम है कि 25 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मिलता है 25 5 टाइम्स 125। इस 5 से आप जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना होगा 5 2 टाइम्स 10, फिर 5 2 टाइम्स 10 एंड 5 5 टाइम्स 25, तो 225 हमारे पास क्या आएगी वैल्यू आ गई किसकी, सेकंड टर्म की। सेकंड नंबर की वैल्यू कितनी आ गई 225। अब इतना निकालते ही हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा जल्दबाजी दिखाते हैं और हम यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन अभी पूरा पढ़ो। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ टू नंबर्स। हमें क्या बताना है, उन दोनों नंबर्स का सम बताना है। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर, एक प्रकार से f प्लस s की वैल्यू बतानी है। f प्लस s की वैल्यू कितनी है 225 प्लस 125। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 350, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। तो आपको पता चला होगा कि हमने यहाँ पर कितने लॉजिक यूज किए हैं। ये जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी होगा, यहाँ पर आपको टाइम लगेगा शुरू में जब आप ऐसे क्वेश्चन करोगे, उसके बाद आप इसको अलोंग 1 मिनट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप इसको वीडियो को पॉज करके और नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। तो यहाँ पर मैंने एक नहीं 2 क्वेश्चन लिखे जिनके लिए क्वेश्चन सेम सिमिलर है, बस आपको ऑप्शन चूज करना है इनमें से, इन 4 ऑप्शन में से कोई एक, इन 4 ऑप्शन में से कोई। ये दोनों अलग अलग ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है, दोनों सिमिलर क्वेश्चन है। आपको बस थोड़ा सा यहाँ पर आप जब आप
क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे यहाँ पर तो आपको नज़र आएगा कि आप अभी तक क्या पढ़ा है आपने, 2 to the power m इंटू 5 to the power n की फॉर्म में होगा तो वो टर्मिनेट होगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेट होगा। अब जब आप इन क्वेश्चंस को करना शुरू करते हो तो आप देखते हो कि ऐसा तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं जो मतलब नॉन टर्मिनेट है, लेकिन हमें तो इनमें से एक ही चूज़ करना है। तो यहाँ पर आपको इनको बहुत ध्यान से देखना ऑप्शन को कि कौन सा टर्मिनेट है और कौन सा नॉन टर्मिनेट है। तो ये देखो आप 25 इसके लिए आप इजीली बता सकते हो कैसा होगा, टर्मिनेट, ठीक है। और 2/7 के लिए आप बता सकते हो नॉन टर्मिनेट। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप इसको तो नॉन टर्मिनेट बोलना ही बोलना पड़ेगा, आप कितना ही ऑब्जर्व करो इसको। लेकिन अभी यहाँ पर चलोगे तो यहाँ भी 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब अब हमारे सामने दिक्कत ये है कि इसको चूज़ करें कि इसको चूज़ करें। तो ये तो होगा ही होगा नॉन टर्मिनेट। अब ये होगा कि नहीं होगा ये देखते हैं। तो क्या 7 से डिविजिबल है 231? जब आप इसको डिवाइड करते हो तो 7 3 टाइम्स 21 एंड 7 3 टाइम्स 21। तो ये 7 तो यहाँ से अब गायब भी हो गया। तो अब ये जो रिमेनिंग टर्म है वो किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है कि नहीं है? इस फॉर्म में है। तो ये कैसा होगा, टर्मिनेट। ये कैसा था, टर्मिनेट। ये कैसा है, नॉन टर्मिनेट। अब ये भी नॉन टर्मिनेट है या नहीं है, तो इसके लिए भी देख लो आप कि पहले तो आप ये देखो 6 को किस में डिवाइड कर सकते हो आप, 2 इंटू 3 में, पावर दोनों पर आ जाएगी 3 एंड 3। उसके बाद 35 को किससे में डिवाइड कर सकते हो आप, 5 इंटू 7 में, इनके ऊपर भी पावर आ जाएगी 2 एंड 2। तो अब यहाँ से हमें इनको अगर गायब कर दें हम यहाँ से, तो फिर वो भी क्या होगा, टर्मिनेट टाइप का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कि जब हम इससे 3 से डिवाइड करते हैं इसको 13 एंड 23 को, तो देखो यहाँ से क्या बनेगा, 3 4 टाइम्स 12, 3 4 टाइम्स 12 एंड 3, तो ये हो जाएगा 1। इसके बाद देखो आप क्या, ये 41 3 से डिवाइड होगा, तो यहाँ देखो यहाँ से एक 3 तो अब यहाँ से गायब हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पर कितने 3 बचे, 2 टाइम्स बचे हैं। तो देखो यहाँ पर 3 1 टाइम्स 3, 3 4 टाइम्स 12 एंड 3 7 टाइम्स 21। तो यहाँ से एक 3 और गायब कर सकते हैं। अब उसके बाद देखो 147, इसको 3 से डिवाइड करो तो 3 4 टाइम्स 12 एंड 3 9 टाइम्स 27। तो यहाँ से 3 तो पूरा ही गायब हो जाएगा इस तरीके से, और बचेगा क्या, 49। अब देखो 49 को आप 7 से डिवाइड करते हो तो 7 आएगा, और फिर 7 से 7 भी कट जाएगा, यानी कि 7 का स्क्वायर भी कितना होता है 49, और ये भी क्या है 49। तो ये भी यहाँ से कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने ये क्या हो जाएगा, 1/2 टू द पावर 3 इंटू 5 का स्क्वायर। ये भी किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है। इसका मतलब ये भी कैसा हो गया, टर्मिनेट। हमें कैसा पूछा था, नॉन टर्मिनेट। तो नॉन टर्मिनेट कौन सा मिल गया, 2/7। इसी तरीके से आप नीचे वाले क्वेश्चंस को ऑब्जर्व कर सकते हो। तो नीचे वाले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करोगे तो देखो इसको क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। तो ये भी इस फॉर्म में। तो ये तो कैसा हो गया, टर्मिनेट। हमें क्या पूछा, नॉन टर्मिनेट। इसके बाद देखो 256, इसको क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 एंड 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64 इंटू 2 128 इंटू 2 256। तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 दी पावर 8 ऊपर 49। तो ये वाली फॉर्म भी यही है। तो इसका मतलब ये भी टर्मिनेट। अब इसको देखो 225 को, तो इसको जब आप ऑब्जर्व करोगे तो 144 को आप क्या लिख सकते हो, 12 इंटू 12
12 का स्क्वायर क्या होता है 144। इसको आप और इजी वे में देख सकते हो कि 12 इंटू 12 को क्या लिख सकते हो आप 4 इंटू 3 इंटू इस वाले 12 को भी क्या लिख सकते हो 4 इंटू 3। 225 क्या होता है 15 का स्क्वायर, तो 15 इंटू 15, तो इसको क्या लिख सकते हो 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल। तो इसके बाद क्या बचेगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से बचेगा 16/5 स्क्वायर। तो ये भी किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में। इसका मतलब ये भी कैसा हो गया टर्मिनेट। अब ये वाला देखो, इसको क्या लिख सकते हो आप 5 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 6। यहाँ पर तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो सकता। इसको जैसे आप आगे भी लिखोगे तो 5 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ये मिल रहा है हमें, जो कि इस फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब ये कैसा हो गया नॉन टर्मिनेट। तो इस टाइप के हमारे पास अभी और भी क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। तब तक के लिए ओके एंड गुड बाय।